नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है डीएनए के पार्ट 2 के अंदर। और इस पार्ट में मैं सर आपसे कुछ मार्केट में जो भ्रांतियां चल रही है वो पूछना चाहूँगा, और मैं उम्मीद करूंगा कि उन सवालों का जवाब आप कोशिश हो तो प्रूफ के साथ में दें, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। प्रूफ के साथ में क्या होता है कि लोगों में और कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा, क्योंकि कंफ्यूजन तो चल ही रहा है। अगर अपन ने उस चीज का प्रूफ नहीं दिया तो क्या होगा, और कंफ्यूजन हो जाएगा। तो हमको क्या है, लोगों का कंफ्यूजन दूर करना, न कि उनको और कंफ्यूज करना। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर मैं सबसे पहले चाहूंगा कि आज इस आदमी के सामने सबसे बड़ी जो दिक्कत आ रही है वो ये आ रही है कि भाई किस सोसाइटी से मैं डीएनए कराऊं। लोग इसको लेके इतने ज्यादा कंफ्यूज हैं कि आपको भी पता होगा ये चीज, और लोग भी वीडियो में बोलते हैं। और चलो लोगों के तो क्या है, आपको पता 80% लोग घोड़ा मार्केट में क्या है कि ऊपर से बोल नहीं पाते, बेचारे एक दूसरे को ही बोलते रहते हैं, क्योंकि प्लेटफॉर्म पे आके बोलने की हिम्मत भगवान ने उनको बख्शी नहीं है ना। क्योंकि भारत देश आज़ाद हो चुका है, पर वो अभी घोड़ा मार्केट से आज़ाद हुए नहीं है। तो सर मैं ये जानना चाहूंगा कि आदमी अगर डीएनए कराए तो आपकी सोसाइटी से कराए या उनकी सोसाइटी से कराए, या आपकी सोसाइटी सरकार से रजिस्टर्ड है या उनकी सोसाइटी सरकार से रजिस्टर्ड है? देखिए, इसको थोड़ी सी ज़्यादा शब्दों में मुझे आपको ये बिल्कुल बात सर सबके सामने कहनी पड़ेगी। हाँ हाँ। सबसे पहले तो आप इस बात को लोग समझें कि जो भी सोसाइटी हैं, जो भी अपनी सोसाइटियां बनती हैं, ये भारत सरकार के सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट के नीचे बनती है। ओके सर। ठीक है। अगर ऑल इंडिया लेवल की सोसाइटी होती है तो उसका रजिस्ट्रेशन दिल्ली में होता है, और उसके लिए ये जरूरी है कि ये 8 प्रदेश, हिंदुस्तान के जितने भी प्रदेश हैं उनके 8 प्रदेश के मेंबर उसमें होने चाहिए। अगर ऑल इंडिया लेवल की सोसाइटी है तो यानी 8 राज्यों के? 8 राज्य के, ओके। 8 राज्यों के मेंबर एक एक उनमें होना ही चाहिए। बिल्कुल एक तो होना ही चाहिए, चाहे ज़्यादा भी हो। पर 8 जो राज्य हैं हिंदुस्तान में, उनका रिप्रेजेंटेटिव उस फाउंडिंग मेंबर में होना चाहिए। तभी उसका रजिस्ट्रेशन ऑल इंडिया लेवल के उस पर होता है। अदरवाइज नहीं तो वो स्थानीय राजस्थान लेवल पे या अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल की एक सोसाइटी अलग से रजिस्टर होती है। बिल्कुल। हमारी जो भारतीय अश्व संस्था है, इंडिजिनस हॉर्स सोसाइटी, ये 97 में बनी। बालोतरा में इसकी मीटिंग हुई, और बालोतरा में ही महाराजा गज सिंह जी के नेतृत्व में ये सोसाइटी बनी। उनके विचारधारा से उनका ही ये एक प्रपोजल था कि बालोतरा को ही अपन मानते हैं अपना स्थानीय मारवाड़ी घोड़ों का एक स्थान, इसलिए मीटिंग वहीं होगी। वहीं हमने करी, और हमारे फाउंडर मेंबर जितने भी उस वक्त थे वो अलग अलग स्टेटों से सारे थे, वो वहाँ मिले और वहाँ मीटिंग हुई। राजा भूपत सिंह जी का ये विचारधारा थी कि भारत में एक सोसाइटी बननी चाहिए, और उन्होंने महाराजा जोधपुर का नाम इसके पहले अध्यक्ष पे उन्होंने प्रपोज किया। उनके साथ मैं सेक्रेटरी के रूप में उनके साथ रहा, और 4-5 साल हम लोगों ने उनके नेतृत्व में काम किया। बिल्कुल। और ये भी बताना जरूरी है कि उनके नेतृत्व में ही एक्सपोर्ट की हमने परमिशन ली और एक्सपोर्ट खुलवाया, जो ब्रिटिश ज़माने से लेके 99 तक भारत में टोटल बैन लगा हुआ था। ओके। तो उसी प्रकार से बाद में, कई सालों बाद में, जोधपुर की एक छोटी सी संस्था थी, जोधपुर कैटल हॉर्स एंड कैटल शो की एक संस्था थी। बिल्कुल। वो अपना जोधपुर के अंदर एक शो करती थी, वो पूरे मारवाड़ में भी नहीं थी। बिल्कुल। वो अपना शो करते करते उन्होंने विचार किया कि इसको थोड़ा बढ़ाया जाए, तो उन्होंने जोधपुर लेवल का इसको वहाँ से निकाल करके इसको मारवाड़ लेवल तक का इसको बनाया, और मारवाड़ी सोसाइटी के नाम से उसको रखा, जो भी रजिस्टर्ड उस ज़माने में नहीं थी। बिल्कुल। बाद में चलते चलते जब उन्होंने देखा कि भारतीय अश्व संस्था इंडिजिनस सोसाइटी इतने आगे बढ़ चुकी है, काम कर रही है, तो उन्होंने उस संस्था को भी दिल्ली में जा कर के और उसका भी रजिस्ट्रेशन वहाँ कराया और उसको ऑल इंडिया लेवल का बनाया। उसके बाद से ये करीबन मेरे ख्याल से 2005 या 6 के आसपास होगी, मुझे याद नहीं है। बिल्कुल। तो उन्होंने हमारे से करीबन 3-4 साल 5 साल बाद में जा कर के इसको ऑल इंडिया लेवल का इसको बनाया। बिल्कुल। और वो ऑल इंडिया लेवल पे रजिस्टर्ड होगी। तो कहीं भी ऐसा कानून नहीं है, और आज तक भारत सरकार ने ऐसा किसी को भी ऐसा नहीं किया है कि आपको हमसे ही पूछ करके काम करना पड़ेगा। ये मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दूं। बिल्कुल। जब हम संस्था बन चुके थे उस वक्त ना तो कोई लेटर सरकार ने हमें दिया, ना किसी और को दिया।
ओके। हमने उसकी रजिस्ट्रेशन करने के बाद हमने सरकार को बोला कि हम रजिस्टर्ड हैं, ये हमारा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, हम ऑल इंडिया लेवल पे काम कर रहे हैं और अब हमारा इंटरनेशनल लेवल पे काम करने का इरादा है। बिल्कुल। सरकार ने उसको माना और हमारे को एक वर्बल तरीके से बोलते हैं कि आप अपना काम करिए, उसमें कोई लिखित परमिशन की आपको ज़रूरत नहीं होती। बिल्कुल। हमने हमारा काम शुरू किया, हमने घोड़ों का रजिस्ट्रेशन शुरू किया, हमने पासपोर्ट बनाने का काम शुरू किया, क्योंकि एक्सपोर्ट जब खुला 99 में तो 2000 के अंदर फ्रांसिस्का घोड़ा लेके बाहर जाना चाहती थी। बिल्कुल। तो हमने जब उस वक्त हमने कस्टम्स में गए, एयरलाइंस में गए, तो सबने हमसे ये सवाल पूछा कि कागज़ लाओ, घोड़े का कागज़ लाओ, आइडेंटिफिकेशन लाओ, पासपोर्ट लाओ, जैसे कोई भी प्रोडक्ट जाता है उसका इनवॉइस बनता है। बिल्कुल। तब हमारे समझ में आई कि इसके बिना तो ये जा ही नहीं सकता। तब हमने इसके अंदर ये सारा रिसर्च करके इंटरनेशनल लेवल का फॉर्मेट जो पासपोर्ट का होता है वो लिया, रजिस्ट्रेशन का लिया और हमने ये सारा काम शुरू किया। अब मैं आपको सिर्फ एक उदाहरण के तौर में बताता हूँ। 99 के अंदर हमने घोड़ों का रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया, ओके, बिना पासपोर्ट के। बिल्कुल। क्योंकि हमारे को उस टाइम पासपोर्ट का ध्यान नहीं था। बिल्कुल। जैसे ही एक्सपोर्ट खुला हमने रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया। मैं आपको सिर्फ उदाहरण के 8 घोड़े आपको इसमें दिखा रहा हूँ। जो बाहर गए? नहीं, 8 घोड़े जिनका हमने रजिस्ट्रेशन किए। हमने रजिस्ट्रेशन तो करीबन 150 के किए। बिल्कुल। पर मैं 8 घोड़ों का आपको सिर्फ उदाहरण यहाँ दे रहा हूँ, जिसके अंदर आपको ये ताजुब होगा। जिसके अंदर सबसे पहले आलीशान, ओके, उसका रजिस्ट्रेशन हुआ। उसके बाद में अश्वजीत का हुआ। आलीशान कौन सा घोड़ा सर? आलीशान जो सिद्धार्थ सिंह जी रोहित के पास था, ओके, जो आज बड़ा मशहूर, उसकी ब्रीडिंग लाइन बहुत ज़बरदस्त तरीके से चल रही है। बिल्कुल। उसका रजिस्ट्रेशन भी हमारे पास उनके सिग्नेचर से ये हमारे पास यहाँ रजिस्टर हुआ। ओके। उसके बाद में अश्वजीत घोड़ा मंडा का था, वो हुआ। निबी रानी सतीश सीमर का हुआ। सवाई सिंह जी का रंग जड़ाव हुआ। और महाराजा जोधपुर साहब के राज लक्ष्मी और राज अनुष्ठान भी हमारे पास रजिस्टर्ड हुए। और जोधपुर में उस वक्त बहुत बड़ा एक स्टड फार्म था सरदार आंग्रे का, बहुत बड़ा स्टड फार्म। सबसे पहला स्टड फार्म मैं मानता हूँ अगर मारवाड़ी घोड़ों में बहुत बड़ा था वो ये था। बिल्कुल। उनके भी घोड़े मेघराज और मोर मुकुट हमारे पास रजिस्टर हुए। ये सारे कागजात उनके रजिस्ट्रेशन के हैं। बिल्कुल। उसके बाद जब हमने 2000 में एक्सपोर्ट लाइसेंस ले लिया, तो एक्सपोर्ट लाइसेंस के अंदर सवाल ये आया कि घोड़ा जाएगा कैसे। तब हमने पासपोर्ट बनाया। बिल्कुल। और उसका भी फॉर्मेट अलग था। उसका कोई वो फॉर्मेट नहीं था जो आज हमारे पास चल रहा है, वो फॉर्मेट नहीं था। बिल्कुल। एक सिंपल फॉर्मेट था। हमने इंटरनेशनल लेवल का उसको लेकर के और हमने वो घोड़े एक्सपोर्ट किए। भारत सरकार ने लाइसेंस दिया। अब ये कहते हैं आज कि आपको परमिशन नहीं थी। अरे भाई, परमिशन नहीं थी तो हमारे को एक्सपोर्ट लाइसेंस के ऊपर भारत सरकार ने कैसे बाहर जाने दिया घोड़े को, कैसे एनओसी दे दी, और किस तरीके से कस्टम्स ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, किस तरीके से वो घोड़े बाहर निकले, और किस तरीके से जहां पहुंचे अमेरिका, बिल्कुल, तो उन्होंने उसकी एंट्री कैसे ले ली। तो ये सारा प्रक्रिया उस वक्त शुरू हो गई। तो सर अभी मार्केट में एक ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन है जो मेरे को सुनाई दे रहा है, जो लोग मेरे को बोलते हैं कि मारवाड़ी सोसाइटी को सरकार से परमिशन है, अगर उससे अगर घोड़े डीएनए कराए तो वो घोड़े बाहर जा सकते हैं, और बोनी बना वाली सोसाइटी से अगर आपने डीएनए करवाया तो उसका कोई मतलब नहीं है, और उस सोसाइटी से आपने अगर डीएनए करवा भी लोगे तो वो घोड़े बाहर नहीं जा देखिए, बिल्कुल गलत बात है। मैं इसके अंदर ये और ऐड कर दूं कि अगर एक्सपोर्ट रोका, भारत सरकार ने 2006 या 8 में रोका उसको, 2006 तक तो हम लोगों ने 2000 से 2006 तक बहुत घोड़े बाहर गए, सिर्फ वेस्टर्न वर्ल्ड में। अमेरिका में सिर्फ 6 घोड़े गए, उसके अलावा नहीं गए क्योंकि बहुत महंगा था, बहुत डिफिकल्ट था। श्रीलंका और आसपास घोड़े गए, वो बहुत से गए, शो के लिए गए, स्पोर्ट्स के लिए गए, वो सब गए। तो इसमें अगर एक्सपोर्ट रोकने में कोई महत्वपूर्ण कोई किसी की भूमिका रही तो मारवाड़ी सोसाइटी की रही। ओके। उन्होंने ये ऑब्जेक्शन किया कि भाई ये घोड़े प्योर ब्रीड हैं, एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, इनको बाहर नहीं जाना चाहिए। अगर बाहर जाएं भी तो हम जिसको अप्रूव करें वही जाना चाहिए, जो हमारे पास रजिस्टर्ड होगा वही जाना चाहिए, वरना कोई बाहर नहीं जाना चाहिए। उन्होंने एक मोनोपोली अपनी बनाने के लिए ये सारी कार्रवाई करी। एक छत्र राज किया। राज्यसभा के कोई मेंबर उनके साथ थे, उन्होंने अपना
राज्यसभा का जो मेंबरशिप जो एमपी की थी उसका इस्तेमाल करके और उन्होंने वहाँ एनओसी एनिमल हस्बेंड्री को बोल दिया कि एनओसी मत देना। बिल्कुल। तो वो उन्होंने मान लिया। अब मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि मैं हमेशा ये कहता रहा हूँ, हर इंटरव्यू में मैं ये कहता रहा हूँ कि कभी भी भारत सरकार ने मारवाड़ी घोड़ों पे और काठियावाड़ी घोड़ों पे एक्सपोर्ट पे बैन नहीं लगाया। बिल्कुल। वो बैन अनऑफिशियल था, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स जो फॉरेन ट्रेड है, जो एक्सपोर्ट का काम देखती है, उन्होंने हमेशा शुरू से लेके 99 से लेके आज तक इसको लाइसेंस प्रक्रिया पे ही रखा है। ओके। आप लाइसेंस लीजिए और आप घोड़ा एक्सपोर्ट कर सकते हैं, परंतु उसमें एक राइडर है कि लाइसेंस लेने के लिए जो कंसर्न्ड डिपार्टमेंट है उससे एनओसी ले आइए। ओके। अगर आपने सपोज जैसे आज चावल के ऊपर, अभी कल परसों आपने अखबारों में देखा होगा, गेहूं वीट के ऊपर गवर्नमेंट ने मना कर दिया कि वीट नहीं जाएगी। तो अगर आप वीट फिर भी भेजना चाहते हो तो आप एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के पास जाओगे, उनको बोलोगे कि नहीं साहब हमें ये भेजना है, बहुत ज़रूरी है, ऐसी कंट्री को देना है या किस रीज़न से देना है। वो जब आपको एनओसी दे देंगे तो आप गेहूँ भेज सकते हो। बिल्कुल। उसी प्रकार से अगर घोड़ा बाहर जाना था तो एनओसी के लिए एनिमल हस्बेंड्री से आप एनओसी ले लीजिए, लाइसेंस ले लीजिए, घोड़ा बाहर जा सकता है। तो वो एनओसी देना इन्होंने बंद कर दिया, तो अनऑफिशियली बैन मान लिया गया। ओके। रुक गया, इसलिए ये रुका। उसके बाद इन लोगों ने ये वहाँ पर ये कहा कि साहब हम आपको ये बता देंगे, जब मिनिस्ट्री ने पूछा कि आप कहते हैं घोड़े कम हैं तो कितने हैं, इन्होंने कहा आप हमें टाइम दीजिए, हम आपको कुछ सालों के अंदर 2-3 साल में हम आपको एक पूरी लिस्ट दे देंगे कितने घोड़े हैं, कहाँ हैं, किसके हैं, क्या है। तो गवर्नमेंट ने उनको ये बोला कि ठीक है, आप ये कह रहे हो ना कम है, ये तो नहीं कह रहे, भारतीय अश्व संस्था तो नहीं कह रही, बिल्कुल, तो आप वो लिस्ट लाइए, आप वो कागज लाइए, आप रजिस्ट्रेशन करिए, आपको जो भी करना है आप करिए, ये तो अपना काम कर रहे हैं। आप कह रहे हो कि कम है तो आप लाइए, बताइए। तो इन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन का काम शुरू किया। बिल्कुल। और शुरू करने के बाद में इन्होंने ये उसको एक स्टड बुक ऑफ रजिस्ट्रेशन की सोसाइटी के नाम से करके उन्होंने ये काम शुरू किया। काम शुरू होते हुए भी इनके पास लोग नहीं आए, बहुत कम आए। हमने भी उसके ऊपर ये ऑब्जेक्शन किया कि ये जानबूझ के कम करेंगे, बताने के लिए सरकार को कि घोड़े कम है इसलिए एक्सपोर्ट के ऊपर बैन लगना चाहिए। बिल्कुल। जबकि हम ये कह रहे हैं कि कम से कम 30-40 हज़ार मारवाड़ी घोड़े आज हिंदुस्तान में मौजूद हैं। बिल्कुल। तो सरकार ने क्या किया, उनको बोला कि ठीक है हम आपको एक लिमिट देते हैं, टाइम लिमिट देते हैं। मैं आपको वो लेटर अब मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसमें ये लेटर 2011 में भारत सरकार के जो एनिमल हस्बेंड्री के कमिश्नर थे, ओके, उनके पास जाके इन्होंने ये एक पिटीशन लगाया कि साहब हमारे पास तो कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, हमारे पास कोई लोग आ नहीं रहे, इसलिए हमारे पास तादाद कम आ रही है, हम बहुत कोशिश कर रहे हैं, सरकारें स्टेट की हमारे को मदद नहीं कर रही। तो एनिमल हस्बेंड्री कमिश्नर साहब ने 30 अगस्त 2011 को एक लेटर निकाला। बिल्कुल। और लेटर निकाल के उन्होंने राजस्थान, यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, महाराष्ट्र, एमपी, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, गुजरात, बिहार, असम और आंध्रा, बिल्कुल, सिर्फ इन स्टेट्स को भेजा, क्योंकि इन्होंने कहा कि सिर्फ घोड़े यहाँ हैं। ओके। तो इनको भेज के ये रिक्वेस्ट करी कि भाई अगर आपके पास में वहाँ देसी घोड़े हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप इस सोसाइटी में जाके उसका रजिस्ट्रेशन कर लीजिए ताकि हमारे को नंबरों का पता पड़ जाए। ओके। और इस चिट्ठी में उन्होंने साफ लिखा है, मैं पहले अंग्रेजी में पढ़ देता हूँ जो उन्होंने लिखा है। द मारवाड़ी हॉर्स स्टड बुक रजिस्ट्रेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया हैज देयरफॉर बीन एडवाइज्ड बाय द डिपार्टमेंट बिल्कुल, to complete the registration of all Marwadi horses by 31st of May 2012। ओके। यानी कि उनको बोला कि आप 31 मई 2012 तक आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जो भी आपने रजिस्टर कर दिए आप हमारे को उसका रिकॉर्ड भेज दीजिए ताकि हम आगे की पॉलिसी पे बैठ के आप दोनों सोसाइटियों के बीच में हम आगे का फैसला कर सकें। बिल्कुल। अब वो इसी को मानते हैं कि ये हमारे को पूरी जिंदगी भर की राइट मिल गई काम करने की, जबकि इसमें बाकायदा तारीख दी हुई है 31 मई 2012 तक। वो तो कब का खत्म हो गया। उसके बाद भी ये करते रहे और आज तक हर मीटिंग में जब ये सवाल सामने आया तो बार बार वो ये कहते रहे कि हमने साहब अभी कर रहे हैं साहब, हमें टाइम और मिले। उसके बाद कोई लेटर इशू नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ।
और सरकारों ने हमारे सामने मीटिंगों में बोला, जिसके हमारे पास आज भी मिनट्स मौजूद हैं। आप चाहो तो मैं एक एक कमेटी का मीटिंग मिनट्स आपके सामने रख सकता हूँ, जिसमें बार बार मिनिस्ट्री ने इनको ये बोला कि आज तक आप रिकॉर्ड ही नहीं भेज रहे हो, आपकी वेबसाइट पे आप नहीं डाल रहे हो, बिल्कुल, और आप बार बार कह रहे हो कि हमें टाइम दे दिया जाए, हमें टाइम दे दिया जाए। क्या कर रहे हो आप? तो ये इसी को वो बार बार यूज़ कर रहे हैं। इसी के साथ में मैं आपको एक और लेटर दिखाना चाह रहा हूँ, जो एक बहुत महत्वपूर्ण लेटर है, जिससे कि ये भ्रम जो है ये आप लोगों का ख़त्म हो जाएगा। मेरे को तो ये है कि लोगों का ये भ्रम होना चाहिए कि अभी क्या है, मान के चलो कोई कोशिश करता है कि भाई मैं मान चलो मारवाड़ी में अपना घोड़ा डीएनए करवाता हूँ, मेरा मन है, कोई आके मेरे को भड़का देता है कि यार भाई मारवाड़ी से मत करवाओ, तुम तो उधर से जाके करवाओ, उधर सही हो रहा है। मैं मान के चलो आपकी से करवाना चाहता हूं, तो लोग बोल देते नहीं भाई तुम यहाँ मत करवाओ, भाई मारवाड़ी से करवाओ, वो सही है। तो इस देखो झगड़ा सोसाइटियों का है, पर पिस कौन रहा है? आदमी। कंफ्यूज कौन हो रहा है? आदमी। तो सोसाइटियां मेरे को लगता है कि बनी है लोगों को हित के लिए, न कि लोगों को कंफ्यूज करने के लिए। हाँ, तो बिल्कुल यही बात आप जो कह रहे हो, इसी बात को हम बार बार ये कह रहे हैं कि आप इसके ऊपर सोसाइटियों के चक्कर में मत पड़ो। आपको लग रहा है कि जो काम हम कर रहे हैं और आज तक करते आए हैं, बिल्कुल आपको हमारे पे विश्वास है, आप हमसे जुड़े हुए रहना चाहते हो, आप आइए, हम आपकी मदद करेंगे, हम आपका डीएनए करेंगे। बिल्कुल। अब मैं तो सिर्फ एक ही सेंटेंस में इस बात को खत्म करता हूं कि जिस सोसाइटी ने, और नाम लेके बोल रहा हूं, मारवाड़ी हॉर्स सोसाइटी ने 2016 से जब हमने डीएनए शुरू किया, उनके कुछ सदस्य, नाम लिए बिना मैं आपको कहूंगा, सोशल मीडिया पे सब जानते हैं, बिल्कुल 3-4 सदस्यों ने इतनी खिलाफत करी डीएनए की, बाकायदा सोशल मीडिया पे बोला कि डीएनए बिल्कुल बेकार है, डीएनए नहीं करना चाहिए, डीएनए के चक्कर में नहीं आइए, ये गलत काम कर रहे हैं। यहाँ तक उन्होंने बोला कि जो स्टड बुक अथॉरिटी ऑफ इंडिया है वो एक फर्जी संस्था है। ओके। हमें तो फर्जी बोला जो बोला ही, उस संस्था को भी फर्जी बोला जो आज कम से कम एशिया की मैक्सिमम कंट्रीज उनके पास अपना डीएनए करवाती है और रिकॉर्ड बनवाती है। बिल्कुल। और इंडिया की सारी थॉरोब्रेड इंडस्ट्री उनके पास है, और इंडिया में सिर्फ वही एक लैब है जो इंटरनेशनल जेनेटिक लैब जो अमेरिका की है, वर्ल्ड की टॉप मोस्ट, उससे रिकग्नाइज्ड है। बिल्कुल। उसको भी इन्होंने फर्जी बताया और खिलाफत करी। और आज 2021 में जब उनको लगा कि लोग डीएनए कराने लग गए हैं और बहुत लोग डीएनए की लाइन में आ रहे हैं, तो उन्होंने डीएनए शुरू कर दिया, और वही लोग उसी लैब में गए। तो पहले खिलाफत कर रहे थे, अब डीएनए करने लग गए, क्यों? उनको ये लग रहा है कि नहीं, अब तो हमारे पास हमारी बात खत्म हो गई, लोग हमारे पास आ नहीं रहे हैं, लोग वहां जा रहे हैं। ये तो वही वाली बात होगी जैसे जब शुरुआत में प्लास्टिक आया तो लोगों ने बोला यार प्लास्टिक की कुर्सी चलेगी क्या, बैठेंगे तो टूट जाएंगे, और आज उसी प्लास्टिक को और यही नहीं, हमें तो क्या, ठीक है आपने डीएनए शुरू किया, पर कहाँ? उसी लैब के पास जिसको आपने फर्जी बताया। चलो अच्छी बात है, आपने भी डीएनए चालू करा, लोग ज्यादा घोड़े डीएनए है, आपको करना है, अगर वो लैब ने आपको परमिशन दी है, उनको भी राइट है, स्वतंत्र इंडिया है, सब कुछ अलाउड है, वो चाहे किसी को भी परमिशन दें, हम उसके लिए ऑब्जेक्ट नहीं करेंगे, अगर वो सिस्टम फॉलो करेंगे। जो डीएनए का सिस्टम हमारे एग्रीमेंट में लिखा हुआ था कि आप ये सिस्टम फॉलो करोगे, वही सिस्टम अगर वो फॉलो करेंगे तो करें, अगर वो डीएनए करना चाहें तो करें, हम उसमें कुछ नहीं कहते। पर ये आदमी को सोचना है कि जहां मैक्सिमम घोड़े जो डीएनए हो चुके, उनकी लाइन अगर यहाँ बन रही है भारतीय अश्व संस्था में, तो आप उसी लाइन में अपने बच्चों को क्यों नहीं एडजस्ट कर रहे हो? आज अगर इसमें मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहूंगा, जैसे मान के चलो आपका बायोडेटा अगर वो लेना चाहे और उनका बायोडेटा आप लेना चाहो तो क्या मिलेगा क्या लैब? बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो ये भी लोग तरकीब लगाते होंगे ना? नहीं लगाइए, इन्होंने लगाई है, मारवाड़ी सोसाइटी ने ये कहा है कि हम डाटा जो है हम शेयर कर लेंगे, हम उनका ले लेंगे, आप एप्लीकेशन दे दीजिए। मालिक को बोल रहे हैं कि आप एप्लीकेशन दे दीजिए कि मेरा डाटा जो है वो शेयर। भाई उस मालिक का डाटा पे तो हक इतना ही है कि उसने हमें परमिशन दे दी कि हम उसका डीएनए करा के उसको रिपोर्ट दे दें। बिल्कुल, बस इतना ही है। बाकी जो डीएनए का जो है रिकॉर्ड वो स्टड बुक अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पास है। अगर मान के चलो सर आपकी सोसाइटी के अंदर भी मैन घोड़े डीएनए हो रखे हैं, अगर मान के चलो मेरे पास में एनीथिंग किसी भी घोड़े का बच्चा है जो पॉपुलर है आज मार्केट में, उसका बच्चा मेरे पास में है, पर वो उसका बाप आपके पास में रजिस्टर्ड है, अगर मैं मेरे बच्चे को मारवाड़ी हॉर्स सोसाइटी में रजिस्टर्ड करवा लेता हूँ,
तो उसके पासपोर्ट पे अननोन लिखा हुआ आएगा या उसके बाप का नाम आएगा? अननोन आना चाहिए। जब उसका डीएनए उसका बाप का हमारे सोसाइटी में रजिस्टर्ड है, हमारे डाटा में है, तो हमने ऑलरेडी स्टड बुक को जिस दिन से इन्होंने डीएनए शुरू किया, हमने उसी दिन उनको इतला कर दी, ईमेल भेज दी, लेटर भेज दिया और बता दिया कि हमारा डीएनए का जो रिकॉर्ड है उसके लिए मेहनत हम लोगों ने करी, पैसा हमने खर्च किया, हम लोगों ने ट्रैवलिंग करी, हमने अवेयरनेस लाए, एग्रीमेंट आपने हमसे किया हुआ है, तो इसलिए हमारा डाटा जो है आप शेयर नहीं करेंगे और ना हम उनके डाटा को शेयर करने के लिए इंटरेस्टेड है। तो सर अगर मान के चलो, जैसे अगर बात कर ली जाए कि काला कांटा, देव, आलमगीर, देवराज, दिलबाग, गोल्डन रॉक और भी मान के चलो कम से कम 40-50 स्टेलियन तो आप रजिस्टर्ड कर आराम चुके से हैं, करीबन है ना? 100 अगर वो stallions। 50 घोड़ों के जो बच्चे हैं वो अगर आपकी उनके पास में बच्चे, अगर उनको पता करना है कि इसका बाप सैम है, तो उनको रजिस्ट्रेशन यहीं डीएनए इनकी यहीं कराना पड़ेगा? आना तो यहीं चाहिए, है ना? हम ये नहीं कहेंगे कि कराना पड़ेगा, वो किसी हम ये कहेंगे आना चाहिए उनको, वो हमारे किसी पास बहकावे में आके अगर दूसरी जगह कराते तो मेरे को लगता है कि पासपोर्ट पे अननोन लिखा आएगा। वो अननोन आना चाहिए, उस पे अननोन आएगा। बड़ा कंफ्यूजन वाला। अब इसमें ये है कि आदमी अपना दिमाग खुद लगाए कि मेरे को जाना किधर है, उनको कहाँ जाना है। इसलिए मैं एक चीज़ आपसे और अभी आपको कहता हूँ, बिल्कुल इसी मैटर को लेकर के, क्योंकि इन्होंने ये पब्लिसिटी शुरू करी तो लोगों ने मुझे फ़ोन करके बोला कि साहब अभी आपने अभी तक ये डाटा जो है इसको सोशल मीडिया पे ओपन नहीं किया। बिल्कुल बात सही है। हाँ। हम ये वेट कर रहे थे कि अभी हम जैसे हमारी टेस्टिंग चल रही है, हमने जब 300-400 घोड़े कर लिए तो हमने कहा कि हमारे 500 हो जाएंगे तो ये डाटा हम डाल देंगे। बिल्कुल। तो अब हमारी एक स्टड बुक अथॉरिटी SBII स्टड बुक ऑफ इंडिजिनस हॉर्सेस, ये नाम से हमारी स्टड बुक बन गई और वेबसाइट पे है SBIH.in। तो सर अभी उस पर अपलोड कर दिए या नहीं हो रही है, अभी अपलोड धीरे धीरे शुरू हो गया है और ये कुछ ही दिनों के अंदर वो बिल्कुल 500 घोड़ों का डिटेल आ जाएगा और फिर हर महीने जैसे ही 150 होते जाएंगे वो अपडेट अब हर महीने होते जाएंगे। तो लोगों को जो कंफ्यूजन था उससे जो मैं निष्कर्ष पे निकला, लोगों को जहां सही लगे ये वीडियो देखने के बाद में लोगों को वहां कराना चाहिए और किसी के बहकावे में नहीं आना लोग चाहिए। उस पे जाएं, साइट पे जाएं, उस पे देख लेंगे कौन से घोड़े रजिस्टर्ड हैं, कौन से उनके माँ बाप हैं, क्या है क्या नहीं है, और वो अपना फैसला कर लें कि भाई मुझे यहाँ जाना है कि वहाँ जाना है, वो आपकी मर्जी है। इस वीडियो में मैं एक और सवाल पूछना चाहूंगा। अभी कुछ दिन पहले एक सोशल मीडिया पे भी खबर चली थी, भक्त लोगों के चेले भी ये खबर चला रहे थे कि भारत सरकार में इनको उपाध्यक्ष बना दिया है, अध्यक्ष बना दिया है। तो भारत सरकार ने चलो बनाया, ये बहुत अच्छी बात है, पर मेरे को ये बताओ कि कमेटी बना दी, सब कुछ करने के बाद में घोड़ों के हित के लिए काम कौन कर रहा है या क्या काम हो रहा है बताओ? खाली बना के छोड़ दिया वही वाली चीज है क्या? नहीं, मैं इसके बारे में भी आपको क्लेरिफाई करता हूं। घोड़ों के हित के लिए तो मेरे को लगता है काम हो ही नहीं रहा है। सब लड़ाई में या पद लेके बैठ जाते हैं, बस फेसबुक पे पोस्ट डाल दी, नीचे कांग्रेस के मैसेज आ जाते, बस हो गया काम। मैं इसके बारे में भी आपको बताता हूँ। मुझे लग रहा था कि ये सवाल आएंगे, तो मैं तो आज मेरे आधी ऑफिस की फाइलें लेके बैठा हूँ, जैसे ही आप पूछेंगे। देखिए, ये कमेटी एक बनी और एक उसका नाम रखा गया एडवाइजरी कमेटी टू एडवाइज द गवर्नमेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द इक्वाइन सेक्टर। ये उस कमेटी का नाम रखा गया। बिल्कुल। अब ये कमेटी क्यों बनी, कैसे बनी, उस पर मैं नहीं जाऊंगा, पर ये बनी है 1 मार्च 2021 को। ओके। ये कमेटी बनी। अच्छा। और भारत सरकार ने इस चिट्ठी द्वारा हमारे को इन्फॉर्म किया। बिल्कुल। ये मेरे को अच्छा और किसी का नहीं है, हमारी सोसाइटी का ही है। तो इन्होंने हमारी सोसाइटी को ये लेटर भेजा। अब मैं एक सवाल इसी से जुड़ा हुआ, ये आपके सवाल नहीं, मेरा एक जवाब है लोगों को। हम रजिस्टर्ड नहीं है भारत सरकार के साथ, ये पब्लिसिटी कर रहे हैं ना ये दूसरे लोग, तो फिर हमारे को चिट्ठियाँ क्यों भेजती है भारत सरकार? भारत सरकार ने ये नोटिफिकेशन मेरे को भेजा कि ये कमेटी बनी है, क्योंकि मैं तो भारत सरकार से जुड़ा नहीं, तो मेरे पास चिट्ठी मेरे पास नहीं आनी चाहिए। मेरे को क्या लेना देना, उनके पास जानी चाहिए। परंतु ये चिट्ठी मेरे पास आई कि भारत सरकार ने ये कमेटी बनाई है, अगर आपको भी इंडिजिनस सेक्टर से कुछ बात कहनी हो घोड़ों के संबंध में तो इस कमेटी के सामने रखें। जब ये लेटर मेरे को मिला तो मैंने इसमें देखा कि इसमें 6 आदमी कमेटी के 1 2 3 हाँ 6 आदमी चेयरमैन सहित इसके मेंबर बने। अच्छा। अब इसमें आप देखिए कि जो भी 6 आदमी बने वो सारे थॉरोब्रेड इंडस्ट्री से कनेक्टेड है।
अच्छा, उनको बना दिया होगा। उनको बना दिया कमेटी में। इसमें एक भी आदमी इंडिजिनस सेक्टर से, भारतीय नस्ल के घोड़ों से एक भी मेंबर नहीं है। बिल्कुल। 6 आदमी जो हैं ये सारे हैं। इसके अंदर वीरेंद्र सिंह जी, रवि रेड्डी साहब, वेस्टर्न यानी इंडिया खैरों के जो क्लब, सब रेसिंग पुराने लोग होंगे इंडस्ट्री, उनको बना दिया सब रेसिंग इंडस्ट्री के लोग सारे आ गए इसके अंदर। बिल्कुल। तो मैंने इसके ऊपर बाकायदा मैंने एक लेटर मंत्री जी को लिखा, डिपार्टमेंट को लिखा, और मैंने उसमें उनसे ये बात कही कि साहब आपने ये बना तो दिया पर इसमें हमारा तो कोई प्रतिनिधि नहीं है। बिल्कुल। और हम ऐसे आदमियों के पास जाकर के हमारे घोड़ों की बात कर रहे हैं, ना तो वो समझेंगे कि किस इंडिजिनस, उसको यही पता नहीं मारवाड़ी, काठियावाड़ी, सिंधी में क्या फ़र्क है, क्या चीज़ है, हमारी समस्याएं क्या हैं। बिल्कुल। तो आप ऐसी कमेटी के अंदर कम से कम हम लोगों का रिप्रेजेंटेशन तो होना चाहिए। ये बात किसने उठाई? भारतीय अश्व संस्था ने उठाई। बिल्कुल। तब उन्होंने मेरे को तुरंत वापस उनका जवाब आया कि ठीक है, हम इसको एग्री करते हैं और आप अपनी संस्था के नाम से आप अपना एक आदमी, उन्होंने ये लिखा, संस्था को लिखा उन्होंने कि आप इसके अंदर एक आदमी आप अपना भेज सकते हैं। तो मेरी वहाँ जो कमिश्नर साहब थे उनसे बात हुई उस वक्त, जॉइंट कमिश्नर से। जॉइंट कमिश्नर ने मुझे कहा कि मैं लेटर निकाल रहा हूँ पर भाई साहब इसमें एक समस्या आई। मैंने कहा आप बताइए क्या समस्या आई। बोले अभी मंत्री जी ने कहा है कि आपकी सोसाइटी को हम ये लेटर निकाल के भेज दें कि आप इसमें प्रतिनिधि कर सकते हैं। बिल्कुल। परंतु मुझे मालूम है क्योंकि आपकी सोसाइटियां हमारे सामने जब आती है तो रोजाना झगड़ा चलता है, तो झगड़ा चलेगा। बिल्कुल। तो क्यों नहीं हम एक प्रतिनिधि आपका, एक प्रतिनिधि मारवाड़ी सोसाइटी का और एक प्रतिनिधि काठियावाड़ी सोसाइटी का ले लें। हाँ, ये सही करा। सही था। बिल्कुल करा। उनका रिक्वेस्ट, टेलीफोनिक रिक्वेस्ट थी, मैंने उसको स्वीकार कर लिया। नहीं, बिल्कुल सही करा। मैंने कहा साहब बिल्कुल सही है। हाँ। उन्होंने फिर ये लेटर निकाला 1 अप्रैल, 1 महीने के अंदर अंदर हमारी बात एक्सेप्ट हो गई। ये लेटर आया। ओके। और इस लेटर में आप देख सकते हैं उन्होंने लिखा है कि तीनों सोसाइटियों का एक एक मेंबर इस कमेटी में आ सकता है। बिल्कुल। तो मैं तो ये मान रहा हूँ कि जो सोसाइटी अपने आप को कहती है कि भारत सरकार से हम ही मान्यता प्राप्त हैं, आज उस सोसाइटी को इस कमेटी में लाने के लिए गैर मान्यता प्राप्त भारतीय अश्व संस्था ने मदद करके उनको भी मेंबर बनाया। सही बात है कि नहीं? तो ये लेटर हमारे पास आया। अब इसके ऊपर मैं थोड़ा सा आपको और आगे बताना चाह रहा हूँ। बिल्कुल। जो भी ये बातें चल रही हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ, तो हमारी संस्था ने, भारतीय अश्व संस्था के सेक्रेटरी देवेंद्र सिंह जी नवलगढ़ हैं, उन्होंने एक चिट्ठी निकाल दी कि साहब हमारा एक रेजोल्यूशन पास हो गया है, राघवेंद्र सिंह डुंडलोद हमारी संस्था की तरफ से इस कमेटी यानी में आपकी संस्था की तरफ से आपको मेरा नाम उन्होंने भेज दिया, एक्सेप्ट हो गया। उसके बाद में एक चिट्ठी गई है मारवाड़ी सोसाइटी की तरफ से। ये भी चिट्ठी मेरे पास है। यानी आप सब प्रूफ लेके बैठे। ये मारवाड़ी सोसाइटी ने ये चिट्ठी वहाँ भेजी और क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे लोग आपस में अभी पता भी नहीं पड़ता किसकी चल रही है किसकी नहीं चल रही है, कभी क्या, तो इन्होंने एक नाम की बजाय 2 नाम भेज दिए। अच्छा। मैं नामों के ऊपर ज्यादा भेजना तो एक नहीं, अपने को नाम से क्या नाम से कोई मतलब नहीं, एक नाम भेजना था, इन्होंने 2 नाम भेज दिए। बिल्कुल। जैसे ही इन्होंने 2 नाम भेजे, हमने उसके ऊपर एक चिट्ठी लिख दी कि साहब इनके अगर 2 मेंबर बैठेंगे तो फिर हमारे भी 2 बैठेंगे। हाँ, बराबर होना चाहिए साहब। बराबर होना चाहिए एक सब सोसाइटी का। उसके बाद और भी चर्चा चलती रही। अब एक शख्स ऐसे हैं जिनका बहुत काफ़ी बोलबाला है इस मामले में, उनकी मारवाड़ी सोसाइटी में, तो उन्होंने ये जोर लगाया मंत्रियों से इधर उधर खूब, उसके ऊपर ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा, पर उन्होंने जब जोर लगाया तो ये हुआ कि साहब उनको भी तीसरा, उसी सोसाइटी का तीसरा मेंबर, तो पहले से थे, एक और 2 नाम गए। अच्छा। एक मेंबर को और ले लिया जाए। ओके। और ये चिट्ठी जब उनकी गई तो 30 जनवरी, मतलब अप्रैल से लेके 5-6 महीने निकल गए, झंझट चलती रही। 30 जनवरी 2022 को भारत सरकार ने एक चिट्ठी और निकाली। ओके। और उसकी भी कॉपी मेरे को भेजी कि साहब इसमें अब क्या लिखा है, इसको मैं अंग्रेजी में थोड़ा सा बता दूंगा, नाम मैं किसी का नहीं लूंगा। बिल्कुल। पर इसमें उन्होंने लिखा कि एक बहुत अच्छे ब्रीडर हैं, नामी ब्रीडर हैं, उसके लिए ऑल इंडिया मारवाड़ी हॉर्स सोसाइटी ने अपना रिप्रेजेंटेटिव एडवाइजरी कमेटी के लिए उनका नाम भेजा है। बिल्कुल। इनको भी इस कमेटी में शामिल कर लिया जाए। अच्छा। अब कमिश्नर और सेक्रेटरी के सामने समस्या आई कि पहले ही 2 नाम आ गए,
अब ये तीसरा नाम भी उधर से आ रहा है हाँ, और ऊपर से खूब प्रेशर पड़ रहा है पॉलिटिकली कि भाई इनको भी ले लिया जाए। बिल्कुल। तो उन्होंने इस चिट्ठी के अंदर एक पैराग्राफ नंबर 2 में एक पैराग्राफ डाला। बिल्कुल। इसको मैं पहले अंग्रेजी में पढ़ूंगा, हाँ, फिर आपको मैं इसका हिंदी का ट्रांसलेशन दूंगा। बिल्कुल। उन्होंने लिखा, द मैटर हैज़ बीन एग्जामिन्ड बाय द डिपार्टमेंट एंड श्री सो एंड सो कैन रिप्रेजेंट बिल्कुल। ऑल इंडिया मारवाड़ी हॉर्स सोसाइटी व्हेन द एडवाइजरी कमिटी नीड्स और आस्क्ड फॉर एनी सजेशन। यानी कि जो ये तीसरा नाम जिन शख्स का इन्होंने भेजा, जो बहुत बड़े ब्रीडर हैं और सोसाइटी ने कहा कि इनको सदस्य बनाया जाए, उन्होंने इस चिट्ठी में लिखा कि इनको इंक्लूड कर लिया जाएगा जब जब गवर्नमेंट को इनके सुझाव की जरूरत होगी, इनकी एडवाइस लेने की जरूरत होगी, तो इनको मीटिंग में बुला लिया जाएगा। बिल्कुल। कोई स्थायी सदस्य नहीं है, बिल्कुल। हर मीटिंग को अटेंड करने की इनके लिए कोई परमिशन नहीं है। हर मीटिंग को अटेंड करने के लिए अगर जरूरत होगी तो इनको याद कर लिया जाएगा। सिर्फ नाम के लिए बना दिया है बस। और इसकी पब्लिसिटी यहाँ अखबारों में और सब जगह और सोशल मीडिया में ये हुई कि ये भाई साहब जो हैं ये स्थायी सदस्य इस कमेटी के बन गए। मेरे को तो उस टाइम पे ऐसा लगा कि जैसे अब घोड़ों के अंदर कुछ उछाल आने वाला है। और दुख इस बात का है, मुझे तो इस दुख इस बात का है कि इतनी हम लोगों ने चिट्ठियां लिखी, सरकार के साथ बात करी, सोसाइटियों को जुड़वाया, ये सारी मेहनत हम लोगों ने भारतीय अश्व संस्था ने करी, पर अभी तक पूरा 2 साल निकल गए। 2 साल में इस कमेटी की एक भी मीटिंग नहीं हुई। एक भी मीटिंग नहीं एक हुई? भी मीटिंग नहीं। फिर ये सोसाइटी बनाई काहे को अब थी? क्या, किस लिए ये कमेटी बनाई, क्या है? हम तो पब्लिक बार लोगों की पब्लिसिटी के लिए। हम तो बार बार मंत्रियों को लिख रहे हैं कि भाई ये जब कमेटी बन गई तो हमारी बात तो सुनो। हमारे जो आपस के भी जो झगड़े चल रहे हैं आज तक के, कम से कम ये भी क्लियरिफाई हो जाएंगे। तो वो तो मेरे को लगता है कि किसी प्रेशर में आके उन्होंने उस टाइम पे अपनी बला टालने के लिए बोला चलो छोड़ो यार, और बाकी मैटर क्लोज। बाकी कुछ नहीं। ये आज तक इसकी एक भी मीटिंग नहीं हुई। चलो सर, आपने इस वीडियो में बहुत अच्छी जानकारी देने की कोशिश करी, बाकी पार्ट बहुत बड़ा हो चुका है। तो दोस्तों हम आपको मिलते हैं पार्ट 3 के अंदर। पार्ट बड़ा होना सर लाजमी है, क्योंकि देखो बहुत कंफ्यूजन वाला मैटर है, और इसको देखो विस्तार से समझना इसलिए जरूरी है कि ये आम आदमी के हित की बात है। आपके तो सवाल ही ऐसे आते हैं ना कि उनको एक्सप्लेन करने में भी नहीं सर देखो, अब सवाल करने को मैं सीधे सीधे भी कर सकता हूँ, है ना, पर ऐसा लगता है कि मैंने तो कुछ करा नहीं घोड़े वाड़ों का। अपन ने लोगों को हमेशा जानकारी देने की कोशिश करी। अगर जब मैं गलत होऊंगा तब मैं सीधे सीधे सवाल करूंगा, जब तक मैं गलत नहीं हूं तब मेरे को लगता है कि टेढ़े सवाल करो तो ज्यादा बेहतर है, लोगों को समझ में आए। क्या बस। तो दोस्तों हम मिलते हैं आपको अगले तीसरे पार्ट में। बाकी जो डॉक्यूमेंट्स है, कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको सर ने दूर से दिखाए, मैं आपको पास से नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि अधिकतर डॉक्यूमेंट्स इंग्लिश में है और इंग्लिश में समझने में बहुत दिक्कत होगी, तो सर ने आपको ट्रांसलेट कर दी है। अगर जब भी किसी भाई को ऐसा लगे कि नहीं ये डॉक्यूमेंट्स तो दूर से दिखाए हैं और हमको पास से समझ में नहीं आ रहा, तो भाई मेरे को कांटेक्ट कर ले, मैं सर से वो ही उसको फोटो को लेके और तुम्हारे को भेज दूंगा, तो आराम से घर पे दीवार पे टंगा के आराम से पढ़े हुआ। बिल्कुल। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू।